हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। लास्ट वीडियो में हमने फाइल, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट टैब फिनिश किए थे। आज हम मूव करने वाले हैं फार्मूलाज टैब के अंदर। एक्सेल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो फार्मूला टैब ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला पे जब हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है इंसर्ट फंक्शन का। इंसर्ट फंक्शन के अंदर वो फार्मूलाज हमें डिस्प्ले होते हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं। जो भी आपने प्रीवियसली यूज़ किए थे वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने कुछ फंक्शंस यूज़ किए थे जैसे एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ठीक है। और कुछ अगर आपको उनके अलावा यहाँ से आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड का बता रहा है, तो रिसेंटली यूज्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप चेंज कर लेते हैं, ऑल कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे फिर सारे ही फार्मूलाज डिस्प्ले होंगे, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है। तो हम इसको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, इसीलिए मैं यहाँ से कोई भी फार्मूला आपको नहीं बताऊँगी। तो इसको करते हैं कैंसिल। देन आते हैं ऑटो सम के अंदर। ऑटो सम के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप किए थे, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए थे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। रिसेंटली यूज्ड में जो भी आपने अब तक यूज़ किए हैं वो सारे इस रिसेंटली यूज्ड में आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज हम फाइनेंशियल, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है फाइनेंशियल का, उसके अंदर के कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं 4 फार्मूला कवर करूँगी। पहला एक्रेंट, अमॉर्ट, जीआरसी और अमॉर लिंक। ठीक है। ये 4 फार्मूलाज मैं कवर करूँगी। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले मैं इनके सिंटेक्स आपको बता देती हूँ, मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। अगर मैं एक्रेंट में जाती हूँ तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो पहला होता है इशू, देन फर्स्ट इंटरेस्ट, सेटलमेंट, रेट, पार, फ्रीक्वेंसी, बेसिस और कैल्क मेथड। ठीक है। बेसिस और कैल्क मेथड जो इसमें होता है वो होता है ऑप्शनल। आप अगर उनको नहीं भी देंगे तो भी आपका फार्मूला प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है। अब इशू क्या होती है? जिस डेट पर आपने अमाउंट इशू किया है वो आपका डेट होती है। सबसे पहले एक्रेंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि एक्रेंट हमारा क्यों यूज़ होता है। अगर हमें एक्यूरेट इंटरेस्ट निकालना है तो हम एक्रेंट का यूज़ करते हैं। एक्रेंट और एक्रेंट आर्म दोनों ही सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसके सिंटेक्स पे बात कर लेते हैं कि इशू जो है डेट, इशू ऑफ डेट होती है कि किस डेट को हमने इशू किया है। फर्स्ट इंटरेस्ट, डेट ऑफ द फर्स्ट इंटरेस्ट पेड, पहला इंटरेस्ट हमें कब पे किया जाएगा वो डेट होती है। सेटलमेंट मतलब एंड डेट तुम्हारी कितनी है, आपने कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट मतलब लोन पे पैसा दिया हुआ है, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, वो डेट यहाँ पर आएगी। ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे आपने दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी में हमने नंबर लिखने होते हैं। अगर एनुअली हमने दे रखा है तो 1 लिखना होता है, 6 मंथ बेसिस पर निकालते हैं हम तो 2 लिखना होता है, 3 मंथ बेसिस पे निकालते हैं तो 4 लिखना होता है। ये हमारे इंटरेस्ट के बेस पर होता है कि हमें इंटरेस्ट किस बेसिस पर निकालना है। एनुअल बेसिस पे निकालना है तो 1, और मंथली निकालना है तो 2, और 3 मंथ्स का निकालना है तो 4। ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब इसको कैलकुलेट करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले इशू डेट हम ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे सिस्टम की डेट फॉर्मेट जो है वो है पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर भी लूँगी। ठीक है। इशू डेट हम मान लेते हैं आज की 27 और 7/2021। ठीक है। डेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट पेड, पहला इंटरेस्ट हमें कब पे किया जाएगा, मैं मान लेती हूँ कि 3 महीने बाद मुझे पे किया जाएगा। ठीक है। तो छोड़िए, एनुअली ले लेते हैं, 27 और 7/2022। ठीक है। और एंड डेट होगी मेरी 7/2025।
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं दे देती हूँ 10%। टोटल अमाउंट 50,000 मान लेते हैं और ये ले लेते हैं एनुअली। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो इसको कर देते हैं क्लियर फॉर्मेट, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू। ठीक है, फिर लिखेंगे फॉर्मूला ACC। जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये हमसे सबसे पहले पूछ रहा है इशू डेट कौन सी थी, ये हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, देन प्रेस करेंगे कॉमा, उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट पूछ रहा है, देन सिलेक्ट करेंगे कॉमा, सेटलमेंट डेट पूछ रहा है कॉमा, रेट पूछ रहा है कॉमा, वैल्यू पूछ रहा है कॉमा, और ये 1। अब कर देंगे इसको क्लोज, देन कर देंगे एंटर, तो आ गया हमारे पास 20,000। ठीक है, मतलब 20,000 रुपीज़ हमारा जो है वो एक्यूरेट इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मूव करते हैं एक्रेंट एम की तरफ। एक्रेंट एम में भी हमारे पास सेम वैल्यू होती है। ठीक है, हम सेम ले लेते हैं, यहाँ से इशू डेट यही वाली ले लेते हैं। ठीक है, सेटलमेंट डेट भी सेम ले लेते हैं ताकि आपको दोनों के बीच डिफरेंस पता चले। रेट 10% ले लेते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट इसमें भी 50,000 ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं इसमें भी, वही इक्वल टू करेंगे ACCRI। इस बार हमें लेना है सेकंड वाला, तो डबल क्लिक करेंगे। पहला बोल रहा है इशू, तो इसको ले लेंगे कॉमा, सेटलमेंट डेट कॉमा, रेट कॉमा 50,000, देन कर देंगे क्लोज। ठीक है, 20,000। और इसका भी आया है 20,000, इसका भी आया है 20,000, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों का यूज़ होता है एक्यूरेट इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, दोनों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ACCRINT होता है मींस एक्यूरेट होता है, वो मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट निकालने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। सपोज़ आपने कार फाइनेंस करवाई है, ठीक है, 2 साल के लिए आपने कार फाइनेंस करवाई है और आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है वो 5,000 के अराउंड जा रही है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो 5,000 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं मंथली, उस पर आपका कितना एक्चुअल अमाउंट है, मतलब कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना एक्स्ट्रा आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं एक्रेंट का। ठीक है, बट अगर सेम सिचुएशन में आपको ये पता करना है कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए आपने जो फाइनेंस कराई है, 2 साल के बाद आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, मतलब 2 साल के अंदर जितना भी अमाउंट आप पे करते हैं उसमें कितना आपका प्रिंसिपल वैल्यू है और कितना आपका इंटरेस्ट है, वो पता चलेगा। ठीक है, तो माइनर सा बिल्कुल डिफरेंस है। एक्रेंट जो है वो मंथली बेसिस पर निकलता है और एक्रेंट एम जो है वो आपकी टोटल जो मैच्योरिटी पीरियड होता है उस पर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ही एग्जांपल लिया था मैंने, मतलब सेम सब कुछ लिया था, इसीलिए ये अमाउंट सेम आया है। अगर आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको फिर डेटा मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अमोर लिंक के अंदर। अमोर लिंक, अब जो अमोर लिंक होते हैं और जो ये सेकंड वाला है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ इसे, एनीवे, तो ये दोनों क्या होते हैं, जैसे ये दोनों सिमिलर थे ऐसे ही ये दोनों भी सिमिलर हैं। इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली जो इनका यूज़ होता है वो डेप्रिशिएशन फाइंड आउट करने के लिए होता है। आपको पता है कि कोई भी असेट हमारे पास है तो जैसे जैसे उनमें मतलब जैसे जैसे वो यूज़ होती जाती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू गिरती जाती है, तो वो होता है डेप्रिशिएशन। बेसिकली ये डेप्रिशिएशन फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो जो अमोर लिंक होता है वो प्रॉपरली स्ट्रेट मेथड होता है कि आपको जो भी आप टाइम पीरियड देंगे
उसके अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए किसी भी असेट पे, किसी भी जो भी आप लेंगे उस पर, तो ये आपको बताता है। और जो अमॉर्ट जीआरसी होता है ये आपको बताता है कि असेट की लाइफ के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन उस पर लगना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बनाता है। बेसिकली जो ये काम करता है, ये काम करता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स काम करता है ये, और ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट काम करता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स जो है, यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट आती है, परचेज डेट आती है, फर्स्ट पीरियड, सेलवेज पीरियड, रेट और बेसिस इसमें भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। कॉस्ट, असेट की कॉस्ट क्या थी, जितने में आपने परचेज किया उस असेट की कॉस्ट तब क्या थी। परचेज डेट क्या थी, फर्स्ट पीरियड, डेट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड जब उसका फिनिश होता है जो भी आपने फिक्स किया है उसकी डेट क्या है। सेलवेज यानी कि स्क्रैप वैल्यू उसकी क्या है। अब पीरियड, कितने टाइम का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। रेट, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, जो भी रेट आपको देना है। अब जैसे ये है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होता है, फिक्स होता है सब कुछ। जैसे कि हमने कॉस्ट मान लेते हैं हम 50,000 है हमारी असेट की, ठीक है। परचेज डेट मान लेते हैं उसकी 27/7/2021 है, ठीक है। डेट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड मैं मान लेती हूँ इसका 1 साल 2 साल मान लेते हैं, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू मैं इसकी मान लेती हूँ 10,000 की है अभी, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स में होता है वो डेप्रिसिएशन फिक्स होता है 30% का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमें पीरियड देना था, मैं 2 ईयर मान लेती हूँ, सॉरी 1 ईयर ले लेते हैं, चलो इसको करती हूँ मैं पहले क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। और रेट जो होता है वो 30% फिक्स होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली हमें एक स्ट्रेट मेथड के थ्रू 50,000 का 30% निकाल के दे देगा, ठीक है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग यही होता है कि जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आपकी असेट की वैल्यू है उसका एक स्ट्रेट डेप्रिसिएशन निकाल के दे देगा वो, और मोस्टली इसमें 30% ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका जैसे मैं आप निकालती हूँ, सेम प्रोसेस है, इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास सेकंड वाला, क्लिक करेंगे, पहले पूछ रहा है कॉस्ट, देन कॉमा, डेट ऑफ परचेज, कॉमा, फर्स्ट पीरियड, कॉमा, सेलवेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, कॉमा, पीरियड, कॉमा, 30% रेट, देन क्लोज करेंगे ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। तो 10,000, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 50,000 का 30% इसने डायरेक्टली निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ पर 1 ईयर लिया है कि 1 ईयर का मुझे फाइंड करना है, और यहाँ पर मैं 2 ईयर का गैप दे रही हूँ, तो इसको मैं 1 ईयर का गैप कर देती हूँ, तो ये आ गया 15,000, ठीक है। 50,000 का 30% 15,000, ठीक है। डायरेक्टली ये कैलकुलेट करता है, और ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग काम करता है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करता है, जो भी असेट की एक्चुअल कॉस्ट है उस पर डायरेक्ट जो भी रेट दिया हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन निकाल के आपको दे देता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अमॉर्ट जीआरसी की तरफ, इसका भी सेम फार्मूला है, ठीक है। तो मैं यहीं से इसके ये वैल्यूज़ ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसको भी फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू AMORD, आगे आपके पास डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट बोला है, कॉस्ट, कॉमा, डेट, कॉमा, फर्स्ट पीरियड, कॉमा, सेलवेज वैल्यू, कॉमा, पीरियड, कॉमा, रेट, देन करेंगे क्लोज। अब यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट आई है, यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट आई है, ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक ही चीज़ डिफरेंट है, वो है आपकी एक्ट,
ये जो काम करता है ये कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, और ये जो काम करता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जो आईटी के अकॉर्डिंग जो भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द असेट पर जितना परसेंट होता है उसका वो उतना परसेंट निकाल कर आपको दे देता है, ठीक है। लेकिन कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग जब काम किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट जो भी असेट की कॉस्ट है उस पर आपको डायरेक्ट 30% निकाल के नहीं देता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी उस असेट की लाइफ होगी ये उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी मान लीजिए हमने जो भी यहाँ पर लिया है, अगर हम कार लेते हैं तो कार को आपको पता है कि 15 साल की उसकी लाइफ होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये उसके बेसिस पर यहाँ पर डिडक्शन करता है। ये डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं निकाल देता कि कॉस्ट है तो डायरेक्ट उस कॉस्ट पे नहीं निकाल दिया, नहीं। लेकिन कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग जब निकाला जाता है तो वहाँ पर वो उसकी असेट की लाइफ को भी ध्यान में रखते हुए चलता है, ठीक है। और यहाँ पर वो असेट की लाइफ को नहीं देखा जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाता है उसकी कॉस्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर असेट की लाइफ को ध्यान में देखते हुए चलते हैं। अगर ईयर है, हमें पता है कि 2 साल बाद हमें उस असेट को फिनिश करना है, मतलब 2 साल बाद उसकी लाइफ एक्सपायर होने वाली है, मतलब 2 साल बाद वो वर्क में नहीं आएगा, तो हमें उसे 2 साल के अंदर उसका डेप्रिसिएशन निकाल के कम करना पड़ता है कि या तो वो स्क्रैप वैल्यू तक पहुँच जाए और या फिर उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाए, ठीक है। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये लाइफ के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। ये डायरेक्ट डेप्रिसिएशन जो रेट दिया हुआ होता है उस पर निकाल कर आपको दे देता है कि ये आपकी कॉस्ट थी और इस पर इतने साल बाद इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, सिंपल। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास हमें देखना होता है कि जो जिस चीज़ पर, जिस असेट पर हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उसकी एक्चुअल लाइफ कितनी है। अगर हमें पता है कि अब हमारी असेट की आगे की वैल्यू सिर्फ 5 साल की और बची है, 5 साल बाद वो असेट किसी भी काम की नहीं रहेगी, तो हमें 5 साल के अंदर उसका डेप्रिसिएशन निकाल के उसे फिनिश करना होता है, और ताकि या तो वो स्क्रैप वैल्यू पर पहुंच जाए या फिर उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इसके और इसके बीच में, और इन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया कि ये आपको पीरियोडिकली निकाल के देता है, ठीक है। मंथ वाइज अगर आप निकालना चाहते हैं कि आप पर महीने का कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से निकालेंगे, और इसमें आपको पता चलेगा कि आप टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आपको जो भी आपकी सेटलमेंट डेट है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे चारों फॉर्मूलाज। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अगर आपको पसंद आई है, समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइनेंशियल के और भी फार्मूलाज कवर करूँगी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।